मेरे गांव में एक बड़े खूबसूरत बुजुर्ग हैं, मैं उनको बाबा जी कहता हूं। तो गांव के काउंसलर थे और सारा लोग उनको सलाम करता था। बाबा जी उनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते थे। उनकी दुकान के सामने से वो 2 दफा गुजरता, 3 दफा, वो कभी उनको लिफ्ट नहीं कराते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महमूद न्यादी हूं एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन मैंने बाबा जी से पूछा, मैं भी उनकी दुकान पे बैठा था, कि बाबा जी ये गांव का बड़ा आदमी है, बड़े कपड़े शपड़े और काउंसलर है, तो आप इनसे न बात करते हैं न सलाम करते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि महमूद ये बंदा जो है ना, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन इसकी शोहरत अच्छी नहीं है, इस वजह से न मैं इस पे सलाम करता हूँ ना इसके साथ जो है वो मिलता हूँ। शोहरत की वजह मैं आपको नहीं बता सकता, जाहिर है मेरी माँ बहनें सुनती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया किस लिहाज से शोहरत अच्छी नहीं है। बहरहाल कहते हैं कि वो जो है वो, मैं इसलिए इसके साथ बात नहीं करता, इसकी शोहरत अच्छी नहीं है। लाहौर की गलियों में और ख़ासकर सियालकोट की गलियों में, इधर रावलपिंडी की गलियों में और इस्लामाबाद की गलियों में वो जितना मजाक उड़ाया जा रहा है नून लीग का, और आज एक दोस्त कह रहा था कि ये अपनी जीत पर गोबर को गजरेला समझकर खा रहे हैं। यानी आप अंदाजा करें ना, जिस तरह मैंने पहले भी वीलॉग में कहा कि न ये पहले इलेक्शन थे न ये आखिरी इलेक्शन थे। अब मियां साहब के आप स्टेटस का अंदाजा करें, 3 दफा का वजीर आजम, 2 दफा का वजीर आला पंजाब, पंजाब का वजीर खजाना और पत्नी क्या क्या। वो एक कैंसर सर्वाइवर, एक मां, एक बीमार और फिर कैदी, उसके साथ जिस तरह ठगी की नवाज शरीफ ने, और वो विक्ट्री स्पीच कर रहा है। इंसान ने कितना जीना होता है? पाकिस्तान की एवरेज उम्र कितनी है? मेरे ख्याल है एवरेज उम्र को नवाज शरीफ क्रॉस कर चुके हैं और उनका मजाक उड़ रहा है। हर कोई मजाक उड़ा रहा है टीवी पे, उनके हामी साहब ही मजाक उड़ा रहे हैं, मुखालिफ तो चलें छोड़ें। ये क्या चीज है इक्तदार? और फिर वो सियालकोट वाला, वो बड़ी बढ़ के मारता है कौमी असम्बली में, बड़े भाषण देता है। उसने खुद कहा था कोई शर्म, कोई हया, कोई गैरत। वो जीत गया। पहले वो तस्लीम कर चुका था, लेकिन जब उसने देखा झुर्लू का मियां साहब की तरफ और कई लोगों की तरफ, तो उसके भी कान खड़े हो गए। उसने भी कहा कि मेरा भी कुछ करें, उसका भी कर दिया गया। और फिर कराची 2 सीटें जुल्म करें, और यकीन करें ये मुल्क पे जुल्म हुआ है, जो फिर उन कातलों को, उन डाकुओं को, उन बोरी बंद वालों को दोबारा खड़ा कर दिया गया है। ये मुल्क के साथ मोहब्बत है, ये मुल्क दुश्मनी है। उनको खुद यकीन नहीं आ रहा। आप याद करें वो रात, यानी जिस रात इमरान खान गए, और उसे अगली रात याद करें कि कराची में क्या हुआ था। यूट्यूब पे निकाल लें, एहतजाज खाली देख लें। और वो कराची इमरान खान को 1 सीट भी नहीं दे रहा। पाकिस्तान का सबसे हाईली क्वालिफाइड शहर, पढ़ा लिखा शहर, सुलझा हुआ शहर, और फिर वो उन्हीं चूहों को ला रहा है, कातलों को ला रहा है। फिर पीपल्स पार्टी देख लें, यूसुफ रजा गिलानी की अभी बुक खत्म नहीं हो रही, चले उसका बेटा तो जवान है। इसके अलावा मौलवी का जो हाल केपीके में किया है पठानों ने, इसलिए ये भाग रहा था। कभी कहता था बर्फबारी होगी, कभी कहता था दहशतगर्दी है, कभी कहता था जमीन गर्म कर दूंगा, और उसको पता था ये यहूदी जंड कहता था ना, यही कहता था वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मैं बार बार आपको कहता हूं कि वो जब तदबीर करता है, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। जो सीटें मिली हैं, जो वो भी मैनेज की गई हैं। इसकी कहीं भी मुल्क में सीट नहीं थी। केपीके में तो पूरा टब्बर उड़ गया है ना, खुद भी। और वो ये किसी को कह रहा था यहूदी जंट है, और किसी को कहता था ये, और किसी को कहता था ये आलिम है। लेकिन इस सब के बावजूद
मुल्क पे चोरों की बारात मुसल्लत करने की तैयारी हो रही है। अब सबसे अहम किरदार जो है वो है सदर अलवी का। मैं ये बात अपने मोहतरम नादरीन को बताता चलूं कि हुकूमत बनाने की दावत वो सदर देता है। अब देखते हैं कि सदर हुकूमत बनाने की दावत किसको देते हैं। सिंपल सी बात है, लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त तक इतनी सीटें छीनने के बावजूद वो पीटीआई है। जो बकाया रिजल्ट हैं वो सारे भी दे दिए जाए नून लीग को, फिर भी पीटीआई की ज्यादा है। और फिर वो आज या कल किसी पार्टी में शामिल होंगे, कल परसों उनको खसूसी सीटें भी मिलेंगी, वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। और मुसल्लत किसको करने की कोशिश की जा रही है? चोरों की बारात को। दोबारा पीडीएम 2, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलवी, एमक्यूएम, बिल्कुल यानी वो डुप्लीकेट जिस तरह आज से 16 महीने पहले था उसी तरह। और उन्होंने मुल्क का क्या हशर किया वो भी आपको याद होगा। 16 महीनों में केस माफ हुए, एफआईए तबाह हुआ, नैब तबाह हुआ, पुलिस तबाह हुई, जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया, लोगों को उठाया गया, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, इमरान रियाज की गिरफ्तारी हुई, सदीक जान की गिरफ्तारी हुई, धमकियां, सारा कुछ वही करेंगे, इंतकाम। लेकिन सवाल यह है कि जो सबसे बड़ा नुकसान किया है सिस्टम ने कि नौजवान पहले ही इस मुल्क से मायूस थे, इसमें कोई शक नहीं है, पहले ही मायूस थे। लेकिन ये जो इलेक्शन प्रोसेस से मायूस किया है, जो जिन लोगों ने पहली दफा बड़ी खुशी से वोट डाले उनको जो मायूस किया है इलेक्शन प्रोसेस से, ये सबसे बड़ा जुर्म किया है, कौमी जुर्म किया है जिसने भी किया है। सिकंदर सुल्तान राजा तो है ही सही, और दूसरा इसमें बराबर के शरीक हैं जस्टिस कादी फायज ईसा। उमर नियाज़ी दरखास्त लेकर गए थे बाकिर नजफी के पास कि ब्यूरोक्रेसी के जेर इंतजाम इलेक्शन न करवाएं, ये इनके गले में पट्टे हैं, ये हर वक्त तरक्कियों के चक्कर में होते हैं, तबादलों के चक्कर में होते हैं, अपने खानदान को एडजस्ट करने के चक्कर में होते हैं। अदलिया जैसी भी है उसके जेर इंतजाम कराएं। कादी फायज ईसा उमर नियाज़ी पे चढ़ गए कि आप इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं। अब कई सब देख लिया नतीजा, देख रहे हैं। पीटीआई के इंटर इलेक्शन पे तो आप साथ रबड़ी गेंद की तरह उछल रहे थे अपनी कुर्सी पे, वो तो एक पार्टी का अपना मामला था। अब जो हुआ है इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देख रहे हैं सोशल मीडिया या टीवी, या सत्तू के 3-4 गिलास चढ़ा लिए सर्दियों में भी कि मैं तो जो है ना वो सो रहा हूं। सारी जिम्मेदारी कादी फायज ईसा की है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो खैर बराह रास्त जो है वो मुलविस है, जिम्मेदार है। ये पता नहीं पहले ब्यूरोक्रेट कैसे होता होगा ये वाला, यानी इसने क्या क्या कुछ किया होगा अपनी जब ये ब्यूरोक्रेट था सिकंदर सुल्तान राजा। अब जो कुछ कह रहा है तो इसने उस वक्त क्या किया होगा, इसका ज़मीर, इसका ईमान, अल्लाह पर इसका यकीन, इसका कलमा, आकबत पर यकीन, इसने उस वक्त पता नहीं क्या किया होगा जब ये ब्यूरोक्रेट था। फिर बाजवा ने रिकमेंड करके इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगवाया। अब पता चला कि बाजवा बड़ा सियाना था कि क्या गेम डालनी आगे चल के। तो ये सबसे बड़ा जुर्म हुआ है। चोरों की बारात तो वो तो चले छोड़े, वो तो चोरों की बारात, जहां बड़ी बारातें आई चोरों की एक बार फिर से ही। लेकिन इलेक्शन प्रोसेस पे नई नस्ल का जो ईमान था, यकीन था, जिन्होंने पहली दफा वोट डाला वो बड़े बदजन हुए। मैंने लड़कों को और बच्चियों को रोते देखा रिजल्ट के बाद कि हमने तो वोट नहीं दिए थे इनको किसने वोट डाले हैं। उनको भी नहीं पता ना कि यहां पे क्या होता है। तो बहरहाल चोरों की बारात को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें। मैंने इससे पहले वाले वीलॉग में कहा कि कोई 20% भी गैरत दिखा गई अदलिया तो ये सारी सीटें वापस हो जाएंगी। ये हर वक्त मिठाई पहले खाते हैं ना, पनामा में देख लें, ये पहले मिठाई खाते हैं और उसके बाद जूते खाते हैं। अभी सीटें जितवा दी इन्होंने, टीवी पे ऐलान कर दिया, उससे क्या हुआ? अगर 20% अदलिया गैरत दिखा गई, ये जो इन्होंने हासिल की है उससे आधी वापस हो जाएंगी, फिर क्या होगा नून लीग का?
تو میں نے بات شروع کی تھی نواز شریف سے، خواجہ آصف سے، کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی غیرت، بزرگ عورتیں، پہلے ان کو قید کروانا، اٹھوانا، ان کے گھروں پہ حملے کرنا، ان کی پوتیوں اور نواسوں کو ہراساں کرنا، پولیس کو دیکھ کر ان بچوں کا چیخنا۔ بہرحال گلو بٹ کی ویڈیو اگر نواز شریف بھی دیکھ لے، خواجہ آصف بھی دیکھ لے تو شاید کوئی عبرت پکڑ لے۔ اس کے بعد 2018 میں 84 سیٹیں تھیں نون لیگ کی، اس دفعہ ان کی ابھی تک 70 جب 73 ہیں۔ اس وقت انہوں نے کیا رنڈی رونا ڈالا یاد ہے؟ وہ RTS سسٹم، باجوہ، اسٹیبلشمنٹ، فوج، جنرل فیض، بڑا شور ڈالا 84 پہ، اور اب 70 ہیں، اب وکٹری سپیچ کر رہے ہیں، ساڑھی گل ہو گئی ہے۔ سمجھا فرق کو؟ 84 سیٹوں پہ رنڈی رونا، اور وہ ایک دائی کی بیٹی ہے پنڈی کی، وہ اس کا کام جو ہے نا وہ جھوٹوں کی مشین ہے، مریم اورنگزیب، وہ اس کا کام یہی تھا، RTS، باجوہ، فیض، اسٹیبلشمنٹ، فوج، جلسے وہ کرواتی ہے، فوج کرواتی ہے، سیٹیں فوج نے دلوائیں، RTS فوج نے بٹھایا۔ اب کدھر گئی فوج؟ کدھر گئی اسٹیبلشمنٹ؟ کدھر گیا RTS؟ اب ساڑھی گال ہو گئی ہے۔ اب 70 پہ وکٹری سپیچ، 84 پہ رنڈی رونا۔ جن کو سمجھ نہیں آنی تھی، ابھی تک نہیں آئی تھی، تو ان کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ گیم کیا تھی، اور یہ اس وقت کیا گیم تھی، اب کیا گیم ہے۔ یقین کریں اس وقت RTS بٹھایا گیا عمران خان کی اکثریت کم کرنے کے لیے کہ اس کو بیساکھیوں پہ رکھا جائے، اور انہوں نے اس کو بھی اپنے حق میں استعمال کیا کہ ہماری سیٹیں کم کر دی گئیں۔ اس وقت رونا پیٹنا 84 سیٹوں پہ، ابھی 70 سیٹوں پہ وہ وکٹری سپیچ کر رہے ہیں، کیونکہ معاملات سیٹ ہیں، بات ہوئی ہے، ساڑھی گل ہو گئی ہے۔ جہانگیر ترین، المعروف، لین ترین، المعروف، غلیظ ترین، جو اس میں بڑے ایکسپوز ہوئے ہیں اس الیکشن میں، بڑے بڑے نامی گرامی متقی اور نامی گرامی جو ہے نا وہ خاندانی، جتنا غلیظ ترین یہ شخص ثابت ہوا ہے، اتنے پیسوں کا، جہازوں کا، شوگر ملوں کا کوئی فائدہ۔ اس نے 3 بٹھائے اپنے مقابلے میں امیدوار، اور تیسری امیدوار کی آپ ویڈیو سنیں، میں لگا نہیں رہا، خاتون ہے، آپ کا دل دہل جائے گا، جو وہ میرے خیال ہے عفت طاہرہ صاحبہ تھیں کوئی، کہ میرے سامنے میرے بھائی پر تشدد کیا گیا اور مجھ سے بیان دلوایا گیا، اور اس نے اپنے حق میں بٹھایا۔ پھر کیا ہوا؟ ملتان میں ڈوگر، عامر ڈوگر، لودرہ میں صدیق بلوچ، اور یہ لین ترین، یہ گھٹیا ترین، یہ جو ہے نا وہ جہانگیر ترین، جس طرح یہ بڑا وزیدار مشہور تھا اپنے آپ پہ، اس نے بڑا جو ہے نا وہ چڑھایا ہوا تھا خول، بڑا وزیدار ہے، بڑا مہمان نواز ہے، بڑا جو ہے نا وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ جب وہ عدت کیس کا فیصلہ آیا تو اس کے بیٹے نے ٹویٹ بھی کیا کہ غلط فیصلہ ہے، تو اس کا بیٹا دیکھ نہیں رہا تھا اس کا باپ کیا گل کھلا رہا تھا امیدواروں کے ساتھ، اور ان کو کس طرح بٹھا رہا تھا، اور عفت طاہرہ کے بیٹے پہ تشدد کروا رہا تھا، پرچے کٹوا رہا تھا۔ پھر الیکشن والے دن اس نے سارے کیمپ کھڑوا دیے، جو باہر کیمپ لگے ہوئے تھے سارے کیمپ اس نے کھڑوا دیے تھے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آج کے بعد اس کو لین ترین اور غلیظ ترین لکھا اور پکارا جائے۔ عزت نہ جہازوں سے ہوتی ہے، عزت نہ شوگر ملوں سے ہوتی ہے، نہ کھاد کی ملوں سے ہوتی ہے، کھاد فیکٹریوں سے، نہ ملتان سلطان سے ہوتی ہے۔ عزت وہ میرا رب دیتا ہے، اور ذلت وہ میرا رب دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ اب کدھر گیا اس کا جہاز کہ میں نے PTI بنائی، میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لایا اپنی سیٹ۔ وہ ایک ادھر تیلی پہلوان ہے، وہ پرویز خٹک، وہ گنا، وہ ہم نے عمران خان کو بنایا، اور وہ محمود خان
जिसको जो है ना वो घर वाले दूसरी दफा शायद सालनत दें, खान साहब भी कमाल करते हैं, उसको वजीर आला बना दिया था, वो उनका क्या असर हुआ। तो इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में है, और इनको अपनी औकात का, सियासी औकात का भी और मुआशरती औकात का भी पता चल गया है कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं और लोग इनको क्या समझते हैं। जो अडयाला जेल है वो इस वक्त आर्जी वज़ीर आज़म हाउस का जो है वो अख्तियार कर चुका है मकाम। ये करते रहे धांधलियां, लोगों को नहीं पता। लोगों ने, ये मैंने उस दिन भी स्याही दिखाई थी, जिन्होंने वोट डाला उनको पता है कि हमारा वज़ीर आज़म कौन है, हमने किसको वोट डाला है। अडयाला कभी कौन बता नहीं रहे ना। एक सामने पाकिस्तान में एक पर्दा सामने होता है, एक उसके पीछे होता है। असल काम उसके पीछे होता है। ना मुझे पता है ना आपको पता है कि असल काम क्या हो रहा है। कौन रातों को भाग भाग के जा रहा है, हर घंटे बाद रूट लगता है अडयाला पे, और हर वक्त हेलीकॉप्टर ऊपर फिर रहा है। वो इमरान खान के लिए फिर रहा है या कैदियों के लिए फिर रहा है, हर वक्त रूट लग रहे हैं। लेकिन वो आर्जी वज़ीर आज़म हाउस बन चुका है आपका अडयाला जेल, सारी दौड़ें उस तरफ हैं। बल्कि वो एक दोस्त उधर रहता है, कहते यार हम तो बड़े तंग आ गए हैं। हालांकि खान साहब का जो है ना वो शदाई है, कहता है खान साहब ने तो हमारी जिंदगी जीरन कर दी है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई रूट लग रहा है, कभी कोई रूट लग रहा है। और दूसरी तरफ वो ये कह रहा था कि हमारे जो इलाके को वो खान साहब ने 4 चांद लगा दिए हैं, इधर कोई आता नहीं था और अब सारे लोग इधर ही आ रहे हैं, लोगों की, दुकानदारों की। फिर खान साहब अब आपको पता है फकीर आदमी है कि लोगों का कारोबार भी चमक उठा है, दुकानों पे जो है ना वो कभी कौन आ रहा है, कभी कौन आ रहा है। और पेट्रोल पंपों का कारोबार चमक उठा है, लोग पेट्रोल डलवा रहा है, जो गाड़ियां जाती हैं डीजल डलवा रहा है। तो खान तो फिर फकीर आदमी है। ये हमारे, हम 2 टके के बंदे हैं, आप लोग जो है ना वो देखते हैं, खान की वजह से देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। यानी हम असल में दिली तौर पे तो हक के साथ हैं। खान साहब पीपल्स पार्टी और नून लीग से हाथ मिला लें, मैं पहला बंदा हूँगा जो यहाँ से या तो ये काम छोड़ दूंगा या फिर मैं खान साहब की छतरोल शुरू कर दूंगा कि आपने हमें क्या बताया और हाथ किस से मिला लिया। क्योंकि हम तो समझते हैं हक पे, खान साहब नहीं, हक पे समझ के उनका मौक़िफ़ ठीक है, उनका नज़रिया ठीक है। हम उनके नज़रिए के साथ हैं, हम उनके मौक़िफ़ के साथ हैं, शख्सियात के साथ नहीं। तो वज़ीर आज़म हाउस जो है वो फ़िलहाल अडयाला जेल बन चुका है। ये हुकूमत बनाएं, चोरों की बारात ले आएं, धांधली करें, लेकिन जो दिलों पे राज है, अल्लाह के बाद दिल अल्लाह का घर होता है, और जो लोगों पे राज है वो कैदी नंबर 804 का है। कैदी नंबर 804 करेगा, उसके साथ बात करनी पड़ेगी, उसको मनाना पड़ेगा। वरना अभी तो ये सारा कुछ पुरअमन हो रहा है, इतना पुरअमन भी नहीं हो रहा। शांगला में सूरत हाल ख़राब है, गुजरात में ख़राब है, और कई शहरों में ख़राब है। लोग जो है वो धरने दे के बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। वरना फिर मुझे ये डर है कि फिर खुमैनी की तरह, इमाम आयतुल्लाह खुमैनी की तरह ये ना हो कि लोग खुद ही जेल का कंट्रोल संभाल लें और मामलात जो है वो हाथ से निकल जाएं। तो उसके साथ बात कर लें, उसके साथ सुलह कर लें, एक मेज़ पे बैठे, हम मुसलमान हैं, एक कौम है, एक हमारा मुल्क है, हम एक दूसरे के भाई हैं। तो आप जो है वो उसके साथ बात कर लें, सुलह कर लें, और मुल्क को आगे लेकर सारे लोग ये सोचें कि इन चोरों की बारात को आजमा के, एक वीलॉग में कहा था कि एलईडी का बस नहीं चलता या टीवियों का, कि यकीन करें वो इनके मनहूस थोबड़े दिखाने से इनकार कर दें। इतना हम इनको टीवियों पे देख चुके हैं, जरदारी की बत्तीसी, नवाज शरीफ की मकारी, शहबाज शरीफ की शोबदाबाजियाँ, और बिलावल भुट्टो का बारिश आता है तो पानी आता है। यानी टीवी तंग आ गए हैं। वो लाहौर वाली नेक परवीन, उसका जो है ना वो कोसने, और वो क्या मिला उसको, जो पत्नी क्या अपने आप को समझती थी, महंगे सूट पहनकर लोगों का पैसा लूटा हुआ, ज़ाहिर है हराम का पैसा। वरना हम तो
सिंपल सी 400-500 की जो है ना वो शर्ट होती है और 1000 रुपए की पैंट होती है या 2000 रुपए का शलवार कमीज होता है, उनका सुनते हैं 11-11 लाख का है। बाप का पैसा तो है नहीं, लोगों का पैसा है। उसको क्या मिला जो अपने आप को पत्नी वजीर आजम बना के पेश कर रही थी कि मैं वजीर आजम हूँ। अल्लाह की शान है ना कि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज इस मुल्क के वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। बहरहाल ये आपके साथ डिस्कस करना था। अडयाला जेल वो आर्जी तौर पर वजीर आजम हाउस बन चुका है। कोई माने न माने, कोई तवे पे बैठे, तंदूर में बैठे, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। दिलों पे राज वो कैदी नंबर 804 का है। आगे आपकी मर्जी है, आपने मुल्क को पीछे लेके जाना है या आगे लेके जाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ज़रूरी है, कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा यूट्यूब फैमिली को बढ़ाने और फैलाने में इस नाचीज़ को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। एंड मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।